नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर हम 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि हम इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस की बातें कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की बातें हम कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में हम करते आए। पिछले लेक्चर में हम बहुत छोटी छोटी बातों को देखते हुए आज के इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी हम लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो क्रम है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी किताब के अंदर जो अध्याय का जो क्रम संख्या है वो आपको चेंज मिल सकते हैं, बदले हुए मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब बोर्ड ने अलग अलग, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सब ने सिलेबस के हिसाब से कुछ चेंजिंग किए हैं। तो मानव भूगोल जब हमने पढ़ा उस किताब में मैंने नंबर 1 से लेके लास्ट तक के सारे चैप्टर कंप्लीट कराए। तो उसमें तो आप जो चैप्टर आपके हट गए हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं तो वो चैप्टर आपको हट गए हैं, वो नहीं पढ़ने उसके अंदर। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगला चैप्टर आसानी से समझ में आता है, क्योंकि सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट कई जगह हटा देती है 1-2 चैप्टर को, तो जहां हटे हुए हैं उन चैप्टर को ना पढ़े। उसमें तो सीरियल से ही है चैप्टर, जो आपके हट गए हैं उसको आप छोड़ देना, बाकी को पढ़ लेना। लेकिन इसके अंदर चैप्टर 3 या 4 मेरे हिसाब से मैंने छोड़ा है, क्योंकि वो बहुत सारे बोर्ड में हट चुका था और हो सकता है उसको भी मैं कराऊं, क्योंकि पता चला कि राजस्थान बोर्ड में, अन्य बोर्ड में कई जगह हटा है, कई जगह नहीं हटा है, तो वो भी लास्ट में हम कराएंगे। लेकिन आप पूरे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, मतलब प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे जो हो गए हैं 1-2 चैप्टर को छोड़ के। तो इसका सीरियल नंबर जो है 9 की जगह आपको 11 मिल सकता है वहां पे। ये इतना ही बदलाव आएगा, या तो 2 आगे ही मिलेंगे। तो जैसे आप किताब में देखेंगे तो अध्याय 11 मिलेगा इसका लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने अध्याय 9 लिखा है, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर छोड़े हैं उस हिसाब से। लेकिन अब आप कहेंगे सर फिर पढ़ेंगे कैसे हम? ये जो नाम है ये देखो आप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर 11 नंबर पे है तो चैप्टर में बाकी सारी चीजें वही है जो आपके उस चैप्टर में, मतलब चैप्टर में वही करा रहा हूं, बस सीरियल नंबर आपके और मेरे अलग हो सकती हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था काफी समय से। तो क्लास के बीच में कहते हैं आधे बच्चे उस क्लास को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आधे बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं, आधे बच्चे 20 तक पढ़ते ही नहीं है पूरा टोटली कंप्लीट। तो मैं शुरुआत में इस चीज को बता रहा हूं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के व्यापार की जो बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर आज लेक्चर नंबर हमारा 2 है, और इस लेक्चर नंबर 2 में हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आयात और निर्यात का अर्थ समझेंगे, जो हम पिछले लेक्चर में भी समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ दोबारा से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं बहुत डिटेल से। वहाँ तो हमने सिर्फ ये बात कही थी कि आया और गया। आयात तो वो जो आया है देश के अंदर, गया मतलब निर्यात, यानी जो बेचा है वो निर्यात है और जो खरीदा है वो आयात है। ये बात हमने बेसिक तो कर ली थी, लेकिन बहुत डिटेल से इसको आज हम समझने वाले। भारत का आयात संगठन का बदलता रूप, भारत में जो आयात हो रहा है, बाहर से जो चीज आ रही है उसका रूप जो है वो बदलता जा रहा है। मतलब हम खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे, और ये कतई ही अच्छी चीज नहीं है। ज्यादा किसी देश का खरीदना अच्छा नहीं होता, उसका बेचना अच्छा होता है। कोई देश विकसित होना चाहता है या विकासशील होना चाहता है तो उसके लिए अच्छी बात ये होती है कि वो ज्यादा निर्यात करे और कम आयात करे। तो ये चीजें हम देखेंगे आज। तो आज के इस मजेदार लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आयात निर्यात का अर्थ। जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है, जब कोई देश क्या कर रहा है, जब कोई देश, ध्यान से समझना इस बात को, जब कोई देश अपने माल को, किसको, जब कोई देश किसी दूसरे से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है, देखिए इस बात को समझिए। जैसे कि भारत, ठीक है, अधिकतर माल किससे लेता है? चीन से, तो मैंने लिख दिया चीन। अब चीन से भारत अधिकतर खरीदता है मोबाइल, और भी कई चीजें हैं, लेकिन हम मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे चीन से भारत ने मोबाइल लिया, ठीक है, और ये मोबाइल सीधा भारत में आ गया। अब भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग, वहाँ की पब्लिक हुई, तो भारत खरीद कर कहाँ बेचेगा? लोगों को, और मतलब लोगों को मतलब अपने भारत के जितने भी बाजार हैं उन बाजार के अंदर ये मोबाइल आ जाएगा। तो यही बात यहाँ है, जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार के लिए, जैसे कि भारत ने जैसे ही खरीदा पूरे भारत में उसको फैला दिया, तो घरेलू बाजार के लिए खरीदता है
खरीदता है तो इस प्रक्रिया को आयात कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? आयात। भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, भारत ने जो है 2 लाख मोबाइल मंगाए, आज माना जाए 2-3 लाख मोबाइल मंगाए और वो भारत के बाजारों में चले गए और भारत के लोगों ने खरीद लिए। तो ये भारत का घरेलू उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बाजार में बेचने के लिए खरीदता है और इस प्रक्रिया को हम आयात कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयात। मतलब बात वही है, कोई भी सामान विदेश से भारत में आया, किसी भी देश में आया है तो वो आयात है। अगर किसी भी देश में आया है तो वो क्या है? आयात है। सीधी और सिंपल बात है। खरीदा है मतलब हमने तो आयात है, ठीक है। वही जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने यहां उत्पादित वस्तु को बेचता है तो इस प्रक्रिया को हम निर्यात कहते हैं। अब हम मतलब आया मतलब खरीदा है हमने, लेकिन बेच रहे हैं मतलब बेचना, या मैं इसको कह दूं विक्रय करना। ठीक है ना? करिए यानी खरीदना होता है, विक्रय मतलब बेचना होता है, तो ये क्या कहलाएगा? निर्यात। बहुत सिंपल चीज है। अगर कोई वस्तु हमारे देश के अंदर आ रही है, अगर कोई वस्तु हमारे देश के अंदर आ रही है, क्या कर रही है भाई? हमारे देश के अंदर आ रही है, तब तो है आ रही है, तब तो है आयात। और यहां से जा रही है जब है निर्यात। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना? अब ये तो सारे वो मतलब इसके टिक्का टिमकी करने वाले बात होते हैं, मेकअप करने वाले, कि कोई वस्तु बाहर से आ रही है, उसे वायु जल थल आदि मार्ग द्वारा लाया गया है, उसमें परिवहन का प्रयोग हुआ है, वो भारत के घरों तक पहुंची है, प्रत्येक व्यक्ति ने उसका फायदा उठाया है, वो वस्तु आई है यहाँ पे, तब उसे हम आयात कहेंगे। तो ये तो बड़ी बात हो जाती है। निर्यात, निर्यात कोई वस्तु यहाँ से गई है, विदेश में काम आई है, विदेश में उसे काम में लिया गया है, तो सारी चीजें जब आती है इसके अंदर तब वो निर्यात कहलाती है। दैट्स अ सिंपल। आयात और निर्यात, आयात मतलब आया और निर्यात मतलब गया, सिंपल सी बात। किसी भी देश के लिए अच्छा क्या होता है? निर्यात करना। आयात करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आयात निर्यात का अर्थ आप समझ गए। आगे देखिए, किसी देश के निर्यात मूल्य और एक निश्चित अवधि के लिए उनके आयात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे किसी देश ने, जैसे भारत ने, या हम 2 देशों के उदाहरण ले लेते हैं, एक भारत ले लेते हैं और एक अपना प्यारा मित्र है रूस, उसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे माना कि भारत ने आयात किया और उसके बाद भारत ने निर्यात किया, ठीक है ना। इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं। भारत ने पहले क्या किया? आयात किया। आयात मतलब कुछ खरीदा, और फिर भारत ने क्या किया? निर्यात, निर्यात किया। अब माना कि दोनों ही देश आयात और निर्यात करेंगे, इस देश ने भी क्या किया? कुछ आयात किया और कुछ निर्यात किया। 2 देश के एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे भारत ने 100 रुपये का, छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपये का सामान जो है खरीदा और 100 मतलब 100 का नहीं, भारत कम ही बेचता, 80 रुपये का सामान जो है भारत ने बेचा। तो यहाँ भारत के जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या आ रहा है? यहाँ पे आयात और निर्यात में 20 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 20 रुपये का अंतर आ रहा है। ये सिर्फ रुपए में लिया हमने, इतना छोटा माल खरीदते नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने छोटा उदाहरण लिया। रूस है, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि भारत और रूस की बात कर रहे हैं, हम 2 उदाहरण ले रहे हैं, किसी भी देश का ले सकते हैं। रूस ने माना कि 90 रुपये का कुछ खरीदा है माल, और उसने निर्यात की बात करें तो उसने 100 रुपये का अगर बेचा है, तो यहाँ भी 10 रुपये आ रहे हैं, यहाँ भी क्या आ रहे हैं? 10 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन फर्क ये है, लेकिन फर्क सीधा सीधा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा फर्क आपको यहाँ दिखेगा कि ये जो व्यापार है इसमें आयात और निर्यात में मतलब खरीदा ज्यादा गया है, मतलब 20 रुपये जो है वो ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ 10 रुपये ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ तो निर्यात जो है उसमें ज्यादा, मतलब बेचने में निर्यात में 10 प्लस आ रहे हैं, किसमें? निर्यात में 10 प्लस आ रहे हैं, और यहाँ किस में आ रहे हैं? 20 प्लस आ रहे हैं, किसमें? आयात में। किसमें प्लस आ रहे हैं? आयात में।
ठीक है, ये दोनों को ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप यहां से क्या समझे कि रूस के लिए अच्छी बात है क्योंकि उसका आयात कम है और निर्यात ज्यादा है। 10 का निर्यात में दिखा रहा है, किस में दिखा रहा है? निर्यात में। जबकि भारत का 20 जो है वो आयात में दिखा रहा है। और किसी भी देश के लिए अच्छी बात क्या होती है? ज्यादा निर्यात करना, ज्यादा निर्यात करना। अगर ज्यादा आयात आ रहा है तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ये चीज आप समझ गए। तो इस चीज को हम कहेंगे क्या? ये जो मैटर हमने पढ़ा है इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो बहुत ही प्यारा नाम है और उसको कहते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन मतलब कितना खरीदा और कितना बेचा, जो बैलेंस बनाते हैं हम उसको हम क्या कह रहे हैं? व्यापार संतुलन, यानी BOT के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, किसी देश के भुगतान संतुलन का मुख्य घटक व्यापार संतुलन BOP भी कहलाता है। ठीक है ना, ये BOT के नाम से और BOP के नाम से जाना जाता है। मतलब ये दोनों चीजें अलग भी हो सकती है, क्योंकि अलग कैसे हो सकती है? दोनों का संतुलन देखा जाता है और पैसे में भी देखा जाता है। तो व्यापार संतुलन और व्यापार बजट भी इसको हम कह सकते हैं। दोनों का संतुलन मोस्टली इसके अंदर नापा जाता है और देखा जाता है। तो आप ये समझ गए, किसी भी देश के लिए अच्छी बात है जब वो ज्यादा बेचता है, कम खरीदता है, वो देश तरक्की कर जाता है। क्या कर जाता है? तरक्की। तो हमेशा आयात जो है और निर्यात, उसमें निर्यात प्लस होना चाहिए और आयात माइनस होना चाहिए। यह हमने देखा कि रूस का निर्यात प्लस है 10, इसका मतलब रूस की स्थिति ठीक है आत्मनिर्भरता में। भारत का माइनस है आयात, निर्यात, और आयात ज्यादा है, इसका मतलब अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, आयात के दो बुनियादी प्रकार है, औद्योगिक और उपभोक्ता सामान और मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं। दो बुनियादी प्रकार हम देखते हैं आयात के, मतलब आने वाली चीजें, देश के अंदर जो चीजें आ रही है उसको हम आयात कह रहे हैं, आयात। और देश से जो वस्तुएं जा रही है उसे हम निर्यात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात। ये चीज हम जान गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? औद्योगिक और उपभोक्ता सामान, औद्योगिक के अंदर आ जाती है और उपभोक्ता सामान के अंदर, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। औद्योगिक के अंदर आपकी मतलब मशीन आ जाती है, कच्चा माल आ जाता है। उद्योग के अंदर क्या आ जाएगा? देखो पहले मैं इसका लिख रहा हूं औद्योगिक, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। औद्योगिक के अंदर हम देख रहे हैं, तो देखिए एक एक चीज को समझते हैं यहां पे अपन। औद्योगिक, इसके अंदर कौन सा माल आएगा औद्योगिक में? औद्योगिक। और फिर है उपभोक्ता। इन दोनों को एक ही पॉइंट में रखा गया है, उपभोक्ता। समझिए, औद्योगिक के अंदर जो वस्तुएं आएगी जैसे कि कच्चा माल, दोनों में भी हो सकता है कच्चा माल, लेकिन इसके अंदर जो कच्चा माल होगा उस कच्चे माल के अंदर जैसे कि लोहा हो गया, उद्योग में काम आता है कि नहीं आता है? तांबा हो गया, उद्योग में काम आता है कि नहीं आता है? ठीक है ना। पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम किस में काम आता है बताओ? इसी में काम आता है, उद्योग में, ठीक है ना। जस्ता हो गया, ठीक है ना। मतलब ढेर सारा कच्चा माल जो उद्योगों से रिलेटेड है, पहला पॉइंट तो वो। और इसके साथ उपभोक्ता सामान जैसे कि तिल से तेल बनाया जाएगा तो तिल हो गया, तो ये तिल कच्चा माल के रूप में यहाँ प्रयोग लिया जा रहा है। गुलाब से गुलकंद बना जाएगा तो गुलाब यहाँ पे कच्चा माल के रूप में उपभोक्ता का सामान। उसके अलावा और भी चीजें, सूती वस्त्र कपास से बनाया जाएगा तो कपास ली जा रही है। कच्चे मसाले लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये कच्चा माल लिया जा रहा है। तो भारत में आयात जो है खरीदने वाली चीजें, इसको तो हम आयात नहीं करेंगे, मसाले और ये तो हम बेचते ही हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो औद्योगिक और उपभोक्ता सामान पहला बुनियादी प्रकार होगा, और एक मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं जो इंटरनल के बीच, मतलब इंटरनल काम करती है दो चीजों के बीच, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। यानी इन दोनों को हम बहुत डिटेल से अब समझने वाले हैं, तो देखिएगा। तो इस बात को समझिए और एक एक बिंदु को देखिए। मतलब यहाँ पे ये वाणिज्यिक मंत्रालय का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे भारत का वाणिज्यिक मंत्रालय का जो लोगो है, मतलब इसका आइडियल जो इमेज बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, मुझे सबसे अच्छा लगता है। मतलब एक तो संचार मंत्रालय का भी कुछ ऐसा सा दिखता है, क्योंकि ये अशोक स्तंभ कितना प्यारा लगता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022, यानी उद्योग मंत्रालय डेटा देता है। क्या डेटा देता है? डेटा का मतलब डिटेल देता है हमें कि भारत ने पिछले साल या इस साल या
आप पिछले कई सालों में कितना तो खरीदा है और कितना बेचा है इसको छुपा नहीं सकता, है ना। तो वो डेटा जो देता है वो भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देता है कि भारत में आयात कितना होता है, भारत में निर्यात कितना होता है, कहाँ से भारत क्या खरीद रहा है, किसको भारत क्या बेच रहा है, कौन सा सामान इस साल ज़्यादा बेचा गया, कौन सा सामान इस साल ज़्यादा खरीदा गया। पूरा डेटा जिसके पास होता है वो भारत का ये मंत्रालय व्यापार मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होता है, जो सारे देश के डेटा को रखता है। आगे देखिए, अब समझ आएंगे ना आप क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये डॉलर आएगा, इसको क्या कहते हैं हम, डॉलर, ठीक है ना। ये डॉलर होता है और ये एक ऐसा भी लिखा जाता है, इसको हम @ कहते हैं, ठीक है ना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि एक साल में होने वाला लेन देन। मैं लिख देता हूं, एक वर्ष में होने वाले, एक वर्ष में होने वाले पैसों के लेन देन को, पैसों के लेन देन, आदान प्रदान कह सकते हैं आप। एक वर्ष में पैसों के लेन देन को, एक देश में होने वाले, एक वर्ष में होने वाले पैसों के लेन देन को हम वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। वित्तीय का मतलब हो गया पैसा, वर्ष का मतलब हो गया वो साल। वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। एक साल में जितना लेन देन हुआ है उसको हम वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। तो भारत में 2022 और 23 में भारत का कुल व्यापार कितना हुआ और कितना है, ये वित्तीय वर्ष कहलाएगा अपने आप में। तो भारत का कुल व्यापार 11.64 बिलियन डॉलर है। कितना है, नहीं, 1164.19 बिलियन डॉलर है। यानी अपन सिर्फ इतना याद रखें कि 1164 बिलियन डॉलर है भारत का क्या, 2022 और 23 का व्यापार। अब वो आना जाना सब शामिल है, टोटल व्यापार कितना हुआ है, 1164 बिलियन डॉलर। जिसमें से अब इसको अलग अलग करेंगे कि बेचा कितना है और खरीदा कितना है। बात को समझ रहे हो। एक वित्तीय वर्ष का मतलब है कि एक साल में कौन सा पैसा कहां लगा, कितना खर्च हुआ, सब पूरा ब्यौरा जो होता है उसको हम वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। मतलब पैसे का वर्ष, पैसे से संबंधित साल को गिनना, ठीक है। लेकिन 2022-23 में अभी पूरे डिटेल से देखने वाले हैं इसको कि भारत ने कितना क्या बेचा और कितना क्या खरीदा। आज सारे मामले आंकड़े लेके आ गया मैं, ठीक है ना। तो 2022-23 में भारत ने 1164 बिलियन डॉलर का व्यापार किया। उसमें से आयात और निर्यात कितना है, तो 450 डॉलर बिलियन का तो भारत ने निर्यात किया। भारत ने क्या किया, निर्यात। अब देखो आंकड़े यहां लेके आ रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज और समझाई जा सके। निर्यात कितना है मुझे बताओ, कितना बिलियन डॉलर है, 450 बिलियन डॉलर, ठीक है। पॉइंट नहीं लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, निर्यात है। और 714 बिलियन आयात। आयात कितना है देखिए आप, आयात 714 बिलियन, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, बिलियन में है, दोनों ही किस में है, बिलियन में। अब आप इस अंतर को जब निकालेंगे कि 414 बिलियन भारत ने आयात यानी खरीदा है और 450 बिलियन भारत ने बेचा है, तो आप इस आंकड़े को जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि भारत खरीद ज्यादा रहा है और बेच कम रहा है। इसका मतलब हमारा व्यापार संतुलन निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, देश का व्यापार संतुलन। ऐसे निकाला जाता है व्यापार संतुलन, बीओटी बीओबी के नाम से, जिसको हम जान रहे थे। बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं इस बात को। तो बताओ अच्छी बात है या बुरी बात है। भारत को आत्मनिर्भर होने का मतलब ये होगा कि ये संख्या बढ़ जाएगी और ये घट जाएगी। मतलब ये संख्या जो है बढ़ जाएगी और ये घट जाएगी। यहाँ आया 714 हो रहा है, इसकी जगह ये 450 जब आ जाएंगे, भारत जो है वो चीजें बेचने ज्यादा लग जाएगा और खरीदने कम लग जाएगा। तो धीरे धीरे जो है व्यापार संतुलन हमारा
बैठ जाएगा। इसी चीज को यहां समझाया गया है। तो भारत का 2022-23 का व्यापार संतुलन ये कहता है कि 1164 बिलियन का व्यापार किया, जिसमें खरीदा ज्यादा और बेचा कम। यही बात ये बताना चाह रहा है। आगे देखिए कौन बता रहा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आगे देखिए भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, यानी भारत में जो आयात और निर्यात है उसका जो संगठन है वो बदलता रहता है। कभी ज्यादा खरीद रहे हैं, कभी ज्यादा बेच रहे हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो देखिए कैसे भारत ने 1950 एवं 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया। तो भारत क्या करेगा, मजबूरी है हमारी, 1950 से लेकर 1960 के अंदर हम अधिक चीजों को खरीदेंगे, खाने वाली यानी खाद्यान्न फसलों को। इसलिए तो हमने देखा कि संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काम आता है। संकट काल में हम जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पढ़ रहे थे तब हमने देखा ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो संकट काल में, किसमें, संकट काल में सहायक। ये एक पॉइंट हमने देखा था। कैसे सहायक हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बताओ कैसे सहायक हुआ, क्योंकि भारत में 1950 से लेकर 60 तक अकाल जैसी स्थितियां थी, तो खाद्यान्नों की गंभीर कमी थी। इधर से आजाद हुआ और इधर खाद्यान्नों की कमी, तो भारत क्या करेगा, उस समय तो आयात ही करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है देखो, उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं, भारत ने प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल और मशीनें और उपशक्कर आदि चीजें इन्होंने खरीदी थी। मतलब सबसे पहले तो खाद्यान्न खरीदा कि अगले साल हो जाएगा तो लौटा देंगे या पैसे दे देंगे। दूसरा, आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया, नई नई मशीनें खरीदी। तो आप दो चीजें याद रखें, एक तो भारत ने खाद्यान्न फसलें खरीदी और दूसरा भारत ने मशीनरी खरीदी। इन दो चीजों का आप ध्यान रखें। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था। बिल्कुल होगा भुगतान संतुलन, भुगतान करने का जो संतुलन है, एक तो होता है व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन अलग है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। व्यापार संतुलन अलग है। व्यापार संतुलन तो दो देशों के बीच के व्यापार में आयात ज्यादा हो रहा है या निर्यात ज्यादा हो रहा है, उस संतुलन को बिठाना व्यापार संतुलन है। फिर से सुनो, दो देशों के बीच कितना आयात हो रहा है और कितना निर्यात हो रहा है, इस आयात निर्यात के संतुलन को सही बिठा पाना, इसको बराबर ला पाना व्यापार संतुलन है। और एक देश खरीद रहा है और वो भुगतान कितना कर रहा है, उसका कितना पैसा उधार रख रहा है और कितना कैश पेमेंट कर रहा है, वो व्यापार भुगतान संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन तो आयात निर्यात की बात करता है, इसके अलावा कोई बात नहीं करता। जबकि व्यापार संतुलन कितना कैश दिया गया और कितना बाकी रखा गया है, कितना कर्जा है, आदि बातें करता है। तो भारत का व्यापार संतुलन विपरीत रहेगा। कब, मतलब खरीद ही रहे हम कब, 1950 से 60 तक, तो विपरीत रहेगा। 2022 में देखा विपरीत नहीं है ना। अगर 400-500 का अपन जो है बेच रहे हैं तो 700-800 का खरीद रहे हैं, विपरीत तो नहीं है ना पूरी तरह। तो ऐसा इसमें देखा जाता है। आगे देखिए, आयात प्रतिस्थापना के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यात से अधिक है। आयात प्रतिस्थापना के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यात से अधिक है। आयात ज्यादा है किससे, निर्यात से। मतलब आया ही आया देश के अंदर, गया कुछ भी नहीं, गया कुछ भी नहीं। यानी प्रतिस्थापना बिल्कुल विपरीत आंकड़े यहां देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि 1950 से 1960 तक अकाल जैसी परिस्थितियां थी, भारत भयंकर फंस गया था, बुरी तरह बेचारा फंस गया था, इसलिए ये कदम इसको उठाना पड़ा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए, 1917 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। 1970 का जब दशक चल रहा था तो भारत ने हरित क्रांति में सफलता हासिल कर ली थी। हरित क्रांति का मतलब है भारत को हरा भरा कर दो। डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, हरित क्रांति से रिलेटेड है। खाद्यान्नों का आयात रोक दिया, मतलब अब हम बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे, खाने की चीजें हम खुद पैदा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन 1973 में ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उछाल आया, आयात बजट बढ़ गया। मतलब जैसे ही हम आत्मनिर्भर हुए, किस में आत्मनिर्भर हुए, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे, हम आत्मनिर्भरता नजर आने लगी। आत्मनिर्भरता किस में हासिल कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों में हासिल कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं खाद्यान्नों में जब हम आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं, जब क्या आ गया, हम तेल में उछाल आ गया, पेट्रोल में क्या आ गया, उछाल आ गया। और उछाल आने से भारत को मजबूरन फिर अपना आयात जो है वो बजट बढ़ाना
पड़ा, भारत को और चीजें फिर खरीदनी पड़ी, पेट्रोलियम पदार्थ जैसी चीजें। खाद्यान्नों के आयात की जगह उर्वरक और पेट्रोल ने ले ली, मतलब भारत बेचारा वहीं आके खड़ा हो गया। 1950 से 1960 तक हम अकालों से लड़े, हमने जैसे तैसे देश को वापस खड़ा किया कि हम कैसे करके देश को वापस मजबूती दे और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो जाए, यानी अपने यहाँ से ही खाद्यान्न पैदा होने लग जाए और हम खाने लग जाए। ये हमने कर भी लिया लगभग, लेकिन अचानक से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, भारत खरीद रहा था तो भारत को वापस उसी चौखट पे खड़ा होना पड़ा। खाद्यान्नों के आयात की जो उर्वरक और पेट्रोलों ने ले ली थी। मशीनें, उपशक्कर, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। भारत को स्टील, खाद्य तेल और आदि चीजें, बहुत सी चीजें भारत को खरीदनी पड़ती थी, इसलिए भारत वापस उसी स्टेप पे आके खड़ा हो गया। 1950 से 60 का जो दौर था उसको सुधारने का प्रयास हमने किया, लेकिन पेट्रोल आदि की, डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण भारत डेवलप नहीं हो पाया। आगे देखिए, पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई। पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, आप देखो सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति कितना पेट्रोल जला देता है, तो भारत को विदेशों से खरीदना पड़ा। अब भारत पेट्रोल खरीदेगा तो वापस आयात करना ही पड़ेगा। ये तो पेट्रोल तो हम उत्पादित नहीं कर सकते ना, वो तो खाद्यान्न भंडार मतलब प्राकृतिक रूप से भंडार मिलेंगे जब भी होगा। खाद्यान्न भंडारों को तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ को तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना। अगर देश के अंदर भंडार है पेट्रोलियम पदार्थ के तो उन्हें खोदकर निकाला जा सकता। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को, क्योंकि भारत में गैस ही भंडार होंगे, उसके बाद पेट्रोल के भंडार होंगे, फिर चूने की पत्थर होगी, फिर जल होगा, फिर चट्टाने होगी। ये हमने पढ़ा है ना, पूरा डायग्राम बना के जब खनिज पढ़े हमने एक एक चीज को जाना था यहाँ पे। तो पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों में आयात में तीव्र वृद्धि हुई। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी होता है। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग उद्योगों में भी एक कच्चे माल के रूप में होता है। यह आपने देखा है। पेट्रोल जब पेट्रोल होता है, पेट्रोल जब डीजल बनता है, पेट्रोल जब कच्चा तेल यानी मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन बनता है, पेट्रोल जब डामर के रूप में प्रयोग होता है, पेट्रोल से कई कच्चा माल पैदा होता है। यह हमने पढ़ा है। पेट्रो रसायन नाम आपको याद आ रहा है, जिससे पॉलीथीन बनती है, जिससे रबर बनाया जाता है, जिससे डिटर्जेंट पाउडर बनाया जाता है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण पैकिंग करने वाली चीजें बनाई जाती है, जिसे ढेर सारी चीजें हम बना रहे थे। पेट्रो रसायन एक टॉपिक था, इससे लगभग 10-12 चैप्टर लेक्चर पीछे था, पेट्रो रसायन नाम से, जब हम खनिज और ऊर्जा तेल की बात कर रहे थे, खनिज संसाधनों और पेट्रोलियम पदार्थों की बात हम कर रहे थे। तो उसमें पेट्रो रसायन जो था वो ये कह रहा है, पेट्रो रसायन का मतलब है कि हम पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसका उपयोग गाड़ियों में ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक पेट्रो रसायन जगह है, यानी और उद्योग, जैसे रबड़ का उद्योग चलाना है, पॉलीथीन का उद्योग चलाना है, डिटर्जेंट पाउडर का उद्योग चलाना है, पैकिंग बनाने वाला सामान जो है उसके उद्योग को चलाना है, तो उसमें भी जो है इन पेट्रोलियम पदार्थों का जो कच्चा माल होता है उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत को ये मजबूरन खरीदना पड़ता है, इसलिए हमारा आयात निर्यात पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कदाचनिक मूल्यवृद्धि में भी एक अन्य कारण मिलता है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कदाचित मूल्य वृद्धि भी अन्य कारणों से मिलती है। मतलब ये चीज खरीदनी पड़ रही है, इसलिए बाजार में भी इसकी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि ये नहीं खरीदे तो डेवलप नहीं हो पाए कोई भी देश, इसका होना भी जरूरी है, और इसके बगैर किसी देश का काम भी नहीं चल सकता। निर्यात अभिमुख उद्योग एवं घरेलू क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीगत वस्तु के आयात में एक स्तर वृद्धि होती रही है। पूंजीगत वस्तु जो है वो आयात करनी ही पड़ती है, ये स्तर वृद्धि होती रहती है, क्योंकि कई चीजों को डेवलप नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें हमें खरीदनी पड़ती है, मजबूरी है, उन्हें पैदा नहीं किया जा सकता, वो प्राकृतिक रूप से मिलती है। जैसे कि पेट्रोल डीजल हमारे देश में भंडार है तो काम में ले लेंगे, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि एक पेड़ लगाया और कल को उसका जूस निकालेंगे तो पेट्रोल बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुछ चीजें प्रकृति की दी हुई और जिस देश के पास होती है, जैसे कोयला, जर्मनी का रूहर क्षेत्र, जर्मनी के पास कोयला है तो वो विदेशों को दे सकता है। कोई देश जो कोयला उससे ले रहा है वो कहे मैं कल से कोयला नहीं लूं, तो या तो वो चारकोल से बिजली बनाए या फिर कोयला वहां से लेना पड़ता है, यानी मजबूरी होती है कुछ चीजें खरीदने की। भारत के साथ भी कोई मजबूरी रही होगी कि 400 प्लस इसका बेचारे का क्या है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 400 प्लस जो है और 700 प्लस, हम पढ़ के आए इस चीज को। भारत जो है खरीदता, यानी कि भारत आयात ज्यादा करता है 700 प्लस, और निर्यात कम करता है, बेचता ज्यादा है। ये आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। खाद्यान्न तेलों में आई गिरावट के साथ खाद्य समवर्ती उत्पादों के आयात में कमी आई है। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम।
निर्यात विमुख उद्योग और घरेलू क्षेत्र की बढ़ती मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं को आयात करना ही पड़ता है। गैर विद्युतिक मशीनरी, परिवहन, उपसकर, धातुओं के विनिर्मितियां तथा मशीनी औजार आदि पूंजीगत वस्तु की मुख्य मदें होती है। मतलब देखो ये टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट से दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक एक चीज को मैं समझाता हूं। गैर वैद्युतिक मशीनरी, परिवहन, उपसकर, धातु के विनिर्मित तथा मशीनी औजार तथा पूंजीगत वस्तु की मुख्य मदें होती है। यानी आपको विद्युत वाली चीजें खरीदनी पड़ेगी, परिवहन बनाने वाली यानी बस वगैरह, ट्रक वगैरह बनाने की जो वस्तुएं वो आपको खरीदनी पड़ेगी। धातु जो आपके पास नहीं है, लोहा वगैरह, वो आपको खरीदना पड़ेगा। जो मशीनी औजार आपके पास नहीं है वो खरीदना पड़ेगा। और इन सब में पूंजी लगेगी, यानी बड़ा मद यानी बड़ा धन, बड़ा मद यानी बड़ा धन लगेगा। आप समझो, देखो विद्युत बनाने की कोई चीज है वो आपको चाहिए, वो मशीन तो आपको लानी पड़ेगी, मतलब खरीदना ही पड़ेगा। परिवहन यानी कि कोई भी आपको रेल बनाना है, चाहे आपको मेट्रो बनाना है, चाहे आपको बुलेट ट्रेन बनाना है, वो मशीन हमारे पास नहीं है तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। धातु जो हमारे पास नहीं है, मान लो कि कंपास बनाने वाली कोई धातु चाहिए, दिशा सूचक यंत्र वाली, वो भारत के पास नहीं है और कंपास बनाना है तो वो उसको खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसे मशीन और औजार जो जरूरी है वो भारत को लेने ही पड़ेंगे। और इनमें लगती है भयंकर पूंजी, यानी ये वस्तुएं कैसी होगी, भयंकर पूंजी लगने वाली। इसलिए इसमें जो पूंजी लगती है यानी मदें जो लगती है, मदें मतलब पूंजी, मदें लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा समवर्ग उत्पादों के आयात में कमी आई है। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा समवर्ती उत्पादों के आयात में भी कमी आई है। मतलब हर देश में अगर गिरावट होगी तो भारत अपना आप डेवलप करने की सोचेगा। ठीक है ना, आगे देखिए। भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती तथा उपरत्नों, स्वर्ण, चांदी, धातु में ऐसक तथा धातु छीजन, अलोह धातुएं और इलेक्ट्रिक वस्तुएं आदि आते हैं। भारत के आयात में भारत क्या क्या खरीद रहा है, भारत मोती खरीदता है, ठीक है, उपरत्न खरीदता है, स्वर्ण यानी सोना, चांदी, धातु आदि चीजें भारत को खरीदनी पड़ती क्योंकि हमारे पास कम में है। वर्ष 2016-17 के भारत की कुछ प्रमुख वस्तु के आयात के विवरण इस प्रकार हैं। कैसे है विवरण देखिए। भारत ने निर्यात क्या क्या किया है, मतलब भारत ने जो है बेचा क्या है, कब, 2016-17। कौन कौन सी वस्तुएं भारत ने, निर्यात का मतलब क्या है, बेचा। अगर यहां आयात होता तो खरीदा। तो भारत ने क्या बेचा है, भारत ने कृषि से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, कुछ लाइनें पिछली वाली ऐसे डिफिकल्ट टाइप थी तो लोड नहीं लेना ऐसी लाइनों का, है ना। अब ये सारणी देखो आप, कुछ प्रमुख उपयोगी वस्तुएं हैं निर्यात, मतलब भारत जो है अन्य देशों से, मतलब सीधा सीधा इनको निर्यात मतलब भारत जो है इनको बेचने का प्रयास कर रहा है। और उन बेचने की वस्तु में मतलब निर्यात मतलब बेचा जा रहा है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। क्या क्या बेचा जा रहा है, कब की बात करें, भारत बेच रहा है कब, 2016-17 में। क्या क्या बेच रहा है ये हम देख रहे हैं। बेचने को क्या कह रहे हैं, निर्यात। सबसे पहले भारत बेच रहा है कृषि एवं समवर्गीय उत्पाद, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनें होगी, जैसे कि अनाज निकालने वाली मशीन होगी भारत में बनी मान लो, तो भारत विदेशों को बेचता है, तो कृषि एवं समवर्गीय उत्पाद बेचता है। और ये जो है करोड़ों में रुपए है, किसमें है भाई, करोड़ों के अंदर है। तो भारत ने 2,28,001 करोड़ रुपए का कृषि सामान बेचा, कब, 2016 में। कितना, 2,28,001 रुपए करोड़ में, किसमें, करोड़ों में। इसके अलावा भारत ने कच्चा माल यानी अयस्क और खनिज बेचा, कितना, 35,947 करोड़। कितना, 35,947 करोड़ का भारत ने कच्चा लोहा है, कच्चा खनिज है आदि चीजें भारत ने बेची। मैंने बताया ना भारत लोहा बाहर विदेशों में बेचता है, ये क्या है, निर्यात है, यानी भारत बेच रहा है। अगर यहां होता आयात तो भारत खरीद रहा है। भारत ने सबसे ज्यादा आयात कब किया, 1950 से लेकर 1960 के बीच। क्यों, क्योंकि उस समय भारत में पड़ गया था अकाल। लेकिन यहां क्या कर रहा है, भारत बेचे ही जा रहा है, कृषि का सामान बेच रहा है। कब की बात बता रहे हैं, 2016 में 2,28,000 के आसपास इसने कृषि का सामान बेचा और कच्चा लोहा और खनिज जो है 35,947 का बेचा। विनिर्माणक सम्मान का मतलब होता है उद्योगों का सम्मान। इसका अर्थ क्या होगा, उद्योगों का सम्मान, उद्योगों का सम्मान। उद्योगों से संबंधित रॉ मटेरियल जो भारत ने है विनिर्माणक
सम्मान जो है वो 13,63,232 करोड़ रुपए का बेचा। खनिज और ईंधन और लुब्रिकेट्स आदि चीजें भारत ने 2,16,280 रुपए की 2,16,280 रुपए की भारत ने जो है बेची। निर्यात क्या है, मतलब भारत ने बेचा। समझे कि नहीं समझे, आगे देखिए। भारत का आयात संगठन, भारत क्या खरीद रहा है, भारत देखो कब कितना पॉइंट खरीद रहा है, प्रतिशत में दिखाया गया है। यानी कि भारत उपयोगी वस्तुएं खरीद रहा है। 2009 और 10 में कितनी खरीदी, 2010-11 में कितनी खरीदी, 2015-16 में और 2016-17 में कितनी खरीदी। वो करोड़ों में थी पिछली सारणी और ये प्रतिशत में, ये किस में है, प्रतिशत में। ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल लेवल की बात हम कर रहे हैं तो कुछ कुछ आपको परेशानी आना स्वाभाविक है, लेकिन जितना समझ पा रहे हैं बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कईयों को तो ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का व्यापार चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, फिर भी देखो समझो, भारत खाने वाली चीजें, यहाँ पे क्या आ रहा है, आयात, मतलब खरीद रहे हैं, खरीदना। वो क्या था, बेच रहे थे, ये क्या है, खरीद रहे हैं। भारत खाने वाली चीजें से संबंधित वस्तुएं 2009 में 3.3% जो हमारे खाने की चीजें हैं उसका 3.3% हम बाहर से मंगाते हैं, बाकी भारत का ही है। यानी हम जो जो खाते हैं भारत में उसका मात्र 3.3% जो है, 3.3% जो है वो हम कहां से मंगाते हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, बाकी हमारे भारत में ही है। कब की बात बता रहा हूं, 2009 और 10 की। लेकिन खाने वाली वस्तुएं धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हुए और पूरी जो वस्तुएं हमें खाने की चाहिए उसमें से 2.9% ही हम बाहर से मंगाते थे, बाकी हमारे देश में होती थी। ठीक है ना। 2015-16 में 5.1% चीजें ही हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाकी हमारे देश में। और 2017-18 में 16-17 में 5.6% हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाकी भारत में। अब बताओ चिंता की बात है या खुशी की बात है, यहां खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद एक वो परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। वो घटना चाहिए जब हम खाद्यान्न में क्या कहलाएंगे, आत्मनिर्भर। अब आ रही बात समझ में, क्या पढ़ा रहा हूं। पहले हम निर्यात की बात कर रहे थे कि भारत जो है किस देश से, मतलब क्या बेच रहा है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आयात की बात। भारत का आयात संगठन 2009 से 2017 तक मैं आपको बता रहा हूं, 2017 में हम 5.6% चीजें जो है बाहर से, मतलब बाहर से मंगवा के खा रहे हैं, जबकि 2009 में ये 3.7 था। 2010 की बात अच्छी है, फिर देखो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही ईंधन जो है, कोयला जो है, वो हम बाहर से कितना मंगवा रहे हैं, 33.2 2009 में मंगवा रहे थे, फिर 2010 में 31.3 और फिर 2015 में 25.4, फिर 2016 में 26.7, क्योंकि हमारे यहाँ कोयले के भंडार मिलने लग गए, इसलिए ये स्तर क्या है, घटने लग जाएगा। उर्वरक 2009 में 2.3, 2010-11 में 1.9 और 2015-16 में 2.1 और 2016-17 में 1.3%। कितना, 1 मतलब घट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घट रहा है। ठीक है ना। देखो लास्ट में अच्छी बात है, हम कम मंगा रहे हैं। पेपर बोर्ड और न्यूज प्रिंट के कागज वगैरह आदि चीजें भी मंगा रहे हैं। 0.5 2009, 2010 0.6, 2015 0.8 और 2016-17 0.9। पूंजीगत वस्तुएं जिसमें ज्यादा माल लगता है, ज्यादा पैसा लगता है, 2009 में 15%, 2010 में 13.1, 2015 में 13 और 2016 में 13.6। टोटल की अगर बात करें तो 2009 में हमने इतना प्रतिशत ये मंगवाया है, ये आंकड़े 42.6, 9 में 47.7, 2010 में 38, 2015 में और 37 2016 में। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत की आयात करने की जो क्षमता है उसको यहाँ दिखाया गया कि हम कितना प्रतिशत किस साल में मंगा रहे हैं, उस चीज का यहाँ ब्यौरा प्रतिशत में दिया गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ प्रमुख वस्तुओं का आयात करोड़ों में, मतलब करोड़ों की अगर बात करें तो हमने कितना माल कितने करोड़ में खरीदा, कितने सन में, तो ये सारे आंकड़े 2016 और 17 का है। तो इस तरफ तो ये सन है, इस तरफ वस्तु है। हमने 2016-17 में आइडिया लग जाए हम लोगों को कि हम कितना मंगवा रहे हैं बाहर से। ठीक है ना। तो 2016 और 17 में हम जो है किस देश से कितना नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना हमने करोड़ का सामान मंगवाया है। तो उर्वरक और उर्वरक विनिर्मित वस्तुएं जो है हमने 2016 में और 17 में 33,726 करोड़ की मंगवाई है भारत में। खाद्य तेल जो है हमने, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे,
73,048 करोड़ का मंगवाया है। लुगदा और अपशिष्ट पेपर यानी कागज बार से हमने मंगवाए हैं 6537 करोड़ के। एलोहा धातुएं जो है कच्चे लोहे जैसी, वो हमने 2,62,961 रुपए की मंगवाई है। लोहा और इस्पात 55,278 करोड़ का मंगवाया है। आयात मतलब आया है, इसका मतलब खरीदा गया है, बेचा नहीं गया है। लोहा और इस्पात 55,278। पेट्रोलियम और उत्पाद 5,82,762। देखो पेट्रोलियम ज्यादा खरीदता है ना, देखो आंकड़ा बढ़ गया, वो 5 लाख प्लस चला गया। और देखो आप किसी में भी 5 लाख प्लस नहीं है, तो 5,82,762 करोड़, समझ गए। मोती, बहुमूल्य, अल्प मूल्य, रत्न आदि चीजें हम खरीदते हैं, हमने पहले ही बात की। तो 1,59,464 करोड़ का हमने ये खरीदा। चिकित्सा, फार्मा, मेडिकल की दवाएं हमने 33,504 रुपए की, 33,504 करोड़ की खरीदी है। और रासायनिक उत्पाद हमने 1,47,350 करोड़ के खरीदा। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आंकड़ा आपको यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा। ये 3 आंकड़ा आपको ऐसे दिखाई देंगे। एक तो रासायनिक उर्वरक हम ज्यादा खरीद रहे हैं, एक पेट्रोल देखो आप, और एक एलोय धातुएं देखो, ये हम ज्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आंकड़ा जो है वो बढ़ जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो ये चीजें थी पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित, आदि चीजों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन वन शॉट जब आएगा तो इसको और अच्छे से हम ले लेंगे। एक एक चीज को हमने समझने का प्रयास किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बातें चल रही है। अगला इसका लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मस्त है। बने रहिए साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल को ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।